नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजुक शर्मा। आप देख रहे हैं हथियारों का हब। जी हां, भारत और रूस के बीच इन महीनों की शुरुआत में 2+2 डायलॉग में देश से बाहर हथियारों के निर्माण को लेकर सहमति बनी और इसको लेकर कोई भी करार नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच नॉन पेपर एक्सचेंज हुआ है और इसके तहत सेंट्रल एशिया के देशों में, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान भी है, और उनमें हथियारों के उत्पादन का प्रस्ताव है। ये उत्पादन इन देशों में स्थित सोवियत काल में फैक्ट्रियों में ही किया जाएगा और इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है और आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी सेंट्रल एशिया के देशों को भारत में विस्तृत पड़ोसियों को दर्जा देते हैं और हाल ही में इन दिनों विदेश मंत्रियों की एक अहम मीटिंग भी दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई थी, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अपनी पैठ पड़ोसी मुल्क में मजबूत करने की स्थिति में आ गया है। अब यदि सेंट्रल एशिया के देशों में भारत हथियारों के उत्पादन का काम करता है तो ये एक बड़ी सफलता होगी और इसकी वजह यह है कि भारत लंबे समय से हथियारों के आयातकर्ता की बजाय एक्सपोर्टर बनाना चाहता है और इस लिहाज से सेंट्रल एशिया के देशों में हथियारों का उत्पादन बड़ी ही सफलता के साथ किया जाएगा। सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो ज्यादातर देशों में रूस के ही हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ की सोवियत काल की फैक्ट्रियों में भारत के साथ मिलकर रूस हथियारों का उत्पादन करेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर हथियारों को सेंट्रल एशिया के लिए देशों को दिया जाएगा और इसके अलावा भारत की दूसरी जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी और देश को भारतीय सेना में भी रूस के बने कई हथियारों, मिलिट्री वाहनों और अन्य उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। हथियारों के निर्यातक का देश बनने की दिशा में भारत के लिए ये एक अहम कदम होगा और इसके साथ ही भारत को सेंट्रल एशिया के मुस्लिम बहुल देश में अपनी पैठ मजबूत करने में भी मदद मिलेगी और इससे अफगानिस्तान में भारत मजबूत स्थिति में आ सकेगा। रूस के जरिए अफगानिस्तान में भारत की एंट्री पाकिस्तान को भी चिढ़ाने वाली होगी। तो इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। भारत का किस तरीके से दबदबा बढ़ेगा, रूस के साथ क्या नया करार हो सकता है और ये जो नया करार है जिसमें अब हम अपने उपकरण यहीं बनाएंगे और इसके बाद हम दूसरे देशों में भी भिजवाएंगे, इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ में है, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ में है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुमन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो प्रस्ताव निकल कर आया है, अभी आपसे ही इस पर भी हमने चर्चा की थी जब रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्होंने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी, जिनमें से एक प्रस्ताव भी ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब भारत और वो मिलकर कुछ सैन्य जो भी चीजें रहेंगी उनका निर्माण वो यहाँ पर करेंगे और दूसरे देशों में भी इसको भिजवाएंगे। कैसे देखिए इसे? देखिए, आपने सेंट्रल एशिया की जो बात करी है वो बिल्कुल अपनी इस अभी जो मौका आ रहा है इसमें उसका काफी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, क्योंकि सेंट्रल एशियन लीडर्स के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्हें रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाएगा। तो उनके और अभी थोड़े दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग दिल्ली में हुई है उससे भी ये पता चला है कि हमारा जो एक रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ जो पुराने सोवियत टाइम से चला आ रहा है वो और भी मजबूत हो रहा है। तो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें से वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे सोवियत इरा के टाइम पर। उनमें से जैसे देखिए ताशकंद है उज्बेकिस्तान में, एरो प्लांट है प्रोड्यूस करने के लिए स्पेयर पार्ट्स जो सोवियत टाइम के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। किर्गिस्तान में टॉर्पीडो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कजाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स के कंपोनेंट्स का प्लांट है और कजाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसने इनहेरिट किया था कम से कम 50 फॉर्मर सोवियत के डिफेंस पार्ट्स के प्लांट्स को। तो ये सारी चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रशिया के साथ एक अपना बायलैटरल जो इंडिया का अभी जो 10 साल का हमने डिफेंस पैक्ट साइन करा, जो पहला 2+2 हुआ था उसमें इस महीने की शुरुआत में, और उसके अलावा इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन IRIGC MMTC जो हर साल होता है उसमें भी हमने इस पैक्ट को रिन्यू करा और जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट को, ये एक इम्पोर्टेंट मसला था जैसे आपने भी बताया कि इस मीटिंग में सामने निकल कर आया है। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सामने आ रहा है। कोविड के वक्त में भी बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स थे नॉन डिफेंस के सेक्टर में जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में भी। तो यहाँ की एक जो
जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई, डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी में भी इस तरह के क्लॉजेस डाले गए। उसके अलावा मेक इन इंडिया को लेकर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पिछले 1.5 सालों से जो एक बहुत ही मुहिम चलाई है, तो वो सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और हब इंडिया बन सकता है। यहाँ पे वो पोटेंशियल है बिजनेस करने की, जो एक यहाँ पे एक माहौल है वो, और उसके अलावा जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैन पावर है हमारे पास, वो भी जो इन सब बातों को देखकर एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इंडिया सामने आ रहा है जी। तो AK-203 जो राइफल, जो AK कलाशनिकोव सीरीज में जो स्मॉल आर्म्स का प्लांट है, एक तो वो ऑलरेडी जो साइन हो चुका है। इसके अलावा भी जॉइंट प्रोडक्शन किया जाता है सुखोइस का। उसके अलावा दूसरे जॉइंट कोलैबोरेशन दूसरे चीजों में भी है, जैसे कि ब्रह्मोस एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया का। तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स को देखकर जो सफलता और जो कामयाबी है उसे देखकर आगे बढ़ने के लिए हमें एक रास्ता मिलता है, तो वो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब देश के बाहर भी हथियार बनाएंगी भारतीय कंपनियां, ऐसा कहा जा रहा है। गौरवशाली क्षण तो है ही ये बिल्कुल कि हमारे अब भारत की कंपनियां सैन्य क्षेत्र में भी बढ़ रही हैं और अब सारी चीजें यहीं से बनेंगी और दूसरे देशों में भी इसका निर्यात हो सकेगा। लेकिन आपके दृष्टिकोण से कैसे देखें इसे? अंशुल, ये जो खबर है ये निश्चित ही भारत के लिए गौरवशाली है। भारत की कंपनियां दूसरे देश में हथियार बनाएंगी और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे देखें तो अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चारों तरफ पाकिस्तान के जितने भी देश हैं उन देशों से भारत के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया से अभी हमारे संबंध कोई 5 या 10 साल पुराने संबंध नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी जी के वक्त से काफी पुराने और मधुर संबंध हमारे रशिया से रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ अस्थिरता के बावजूद जब हमारी अमेरिका से नजदीकी बढ़ी तो शायद रशिया हमसे कुछ दूर चला गया, या यूं कहे कि कुछ कम्युनिकेशन गैप भारत और रशिया के बीच हुआ था। लेकिन अब उस कम्युनिकेशन गैप को भरने का वक्त आ गया है। वो कम्युनिकेशन गैप पाटा जा रहा है और धीरे धीरे संबंध पहले की तरह मधुर होते जा रहे हैं। रही बात चीन की, तो चीन के साथ में भारत का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए चीन भारत से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि आर्थिक स्थितियां दुनिया में बहुत कुछ निर्भर करती है। दोस्ती और दुश्मनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। चीन को लगातार भारत से फायदा हो रहा है और दुधारू गाय को कोई लात नहीं मारा करता। वहीं पाकिस्तान को कर्ज देते देते चीन थक चुका है। सऊदी भी पाकिस्तान को कर्ज देते देते थक चुका है। और जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, उस तालिबान के सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना की झड़प हो रही है। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इमरान खान भारत की तारीफ करने लगे हैं और अब सेना से एक तरफ इतर राय रखते जा रहे हैं। पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत हमसे कहीं आगे जा चुका है। आईटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और इससे बड़ी और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि जिस देश से आपके मधुर संबंध नहीं है, आप उसी देश की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। अब भारत के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल है। कोई भी ऐसा देश नहीं जो भारत के सामने खड़ा हो सके, भारत का विरोध कर सके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या फिर किसी भी दुनिया के मंच पर। और जल्द से जल्द अब यूएन में भारत और मजबूत स्थिति में उभरने वाला है। अंशुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें देखा जाए कि एक बैठक भी यहाँ पर हुई थी और जब रूस और भारत के बीच में बातचीत यहाँ पर हो रही थी तो अफगानिस्तान को लेकर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान को लेकर जब यहाँ पर चर्चा हुई तो पाकिस्तान की भी अगर देखें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं एक अलग थलग कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है, तो रूस और भारत का इसमें क्या हस्तक्षेप रहेगा? अंशुल, अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में केवल रूस और भारत ही नहीं
बल्कि दुनिया की तमाम शक्तियों की नजर अफगानिस्तान में बनी हुई है। हाल में अफगानिस्तान में चुनाव आयोग को भंग कर दिया गया, जो एक ऐसा संदेश है पूरी दुनिया के लिए जो कि हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस तरह के वादे और दावे किए गए थे कि ये वो तालिबान नहीं है जो पुराना तालिबान था। इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वहां महिलाओं का अकेले बाहर निकलना वर्जित है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब दुनिया के सभी देश अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे और लगातार अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता होती है, अफगानिस्तान में अशांति होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी लपटें पड़ोसी देशों को और पड़ोसी देशों के बाद दुनिया के अन्य देशों को भी भुगतनी पड़ सकती हैं। अंशुल, इसीलिए कारण यही है कि अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए रूस हो, भारत हो या मध्य एशिया के और भी कई सारे देश हैं, उज्बेकिस्तान है, ये सभी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए इस तरह के खबरें भी सामने आ रही हैं कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चारों तरफ जो अफगानिस्तान के देश हैं वो मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, हथियारों का निर्माण हो रहा है और तालिबान पर नकेल कसने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अंशुल, बिल्कुल। सुमन जी, अगर आपसे जानना चाहें, दोनों देशों के बीच एक नॉन पेपर एक्सचेंज भी हुआ है, ये दर्शकों को किस तरीके से समझाए कि नॉन पेपर एक्सचेंज क्या होता है और किस तरीके से इस बात को समझा जाए? देखिए, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो IRRPL और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन लोगों के बीच में एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट को लेकर ये एक तरह का रोसोब्रोन एक्सपोर्ट, जो कि रशिया में हर चीज को कंट्रोल करता है, जो कि आर्म्स की एक्सपोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो उनके बीच में और कलाशनिकोव जो रशिया की कंपनी है, ये ज्यादातर उनकी वहाँ की जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं वो या तो सरकारी हैं या फिर अगर प्राइवेट में है तो वहाँ पे भी शेयर है सरकार का, ऐसे है। तो उनके साथ हमारी कंपनियों का जो एक जॉइंट वेंचर बनेगा आगे चलकर, तो ये एक तरह का अग्रीमेंट है, जो कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि आगे चलकर ये जॉइंट वेंचर आगे चलकर एक एक्सपोर्ट्स भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और पहले अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद और उस तरह एक्सपोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देंगे। जैसे कि ब्रह्मोस में ये तय हुआ था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो जिनके साथ दोनों देशों के एक अच्छे संबंध हैं और मतलब उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन देशों के साथ, वैसे देशों को वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तरह की लिस्ट तैयार करी गई थी कई साल पहले। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि जिनकी दोस्ती एक के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है, तो वो फिर वो बातचीत से वो चीज आगे बढ़ती है कि उन्हें वो हथियार देना है या नहीं है। ब्रह्मोस क्योंकि एक सुपरसोनिक और स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, वो इतनी आसानी से उस टेक्नोलॉजी को हर देश को नहीं दिया जा सकता था, तो वो वाले देश चुने गए जिनके साथ इंडिया और रशिया दोनों कंफर्टेबल हों। तो ऐसे करके हर एक डील के साथ आगे बढ़ा जाएगा कि सिर्फ मैन्युफैक्चर करना ही नहीं, मगर हमारा मकसद उसे एक्सपोर्ट करना भी हो और वो भी उन देशों को जहां दोनों देश कंफर्टेबल हों कि उन्हें दिया जा सके। तो इस तरह का पैक्ट मतलब बातचीत से और भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के बीच में भी बात होगी और ये एनुअल समिट के बाद छोटी लेवल के ऊपर बातचीत होती है जहाँ पे ये सारी छोटी मोटी चीजें मतलब तय होती हैं। तो अब तक जिस तरह आगे बढ़े हैं, तो अब आगे चलकर जैसे एक लेवल पर आकर कि हम दो पार्टनर्स मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, ऐसे ये वाला रिश्ता बनने के लिए जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये रिश्ता पहले से थोड़ा और आगे बढ़ा है और एक और गहराई, एक डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ जी, कि अगर काटसा लगा के US S-400 को लेके जिस तरह इंडिया के लिए ये खतरा बन रहा था कि ये वाली डील होगी या नहीं होगी, तो उसमें भी इंडिया ने अपनी एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का सबूत दिया है पूरे वर्ल्ड के सामने कि वो किसी लॉबी का नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेके आगे बढ़ रहा है और किसी के खिलाफ या किसी के साथ ऐसे कोई ग्रुपिंग
इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन वो अपनी बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। तो ये जो सबूत वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इंडिया ने बार बार दिया है कि अपनी एक मैच्योर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी को लेकर, इसलिए सभी देश पार्टनर्स बनने को भी तैयार हैं। और ये एक तरह से हमारी अपनी इकोनॉमिक और एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और आपने देखा होगा कि 2 डिफेंस कॉरिडोर्स जो अनाउंस हुए थे, एक तमिलनाडु में और एक यूपी में, तो उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजरिए से उसे एक बहुत ही अच्छा स्टेप बताया गया है। तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। सुमन जी, अगर देखा जाए रूस के साथ जो नया करार है वो हो सकता है। अब जो रूस के साथ में नया करार हो सकता है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सैन्य जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के साथ अब रूस मिलकर बनाएगा और दूसरे देशों में भी इसे भेजेगा। तो भारत को कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लाभ होगा भारत को इससे? देखिए, ये एक बहुत ही एक्सपोर्ट से हमेशा लाभ होता ही है, और डिफेंस मार्केट ऐसा है जिससे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमी में अगर फायदा होता है तो वो डिफेंस और आर्म सेल से ही होता है। जितने बड़े इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, वहाँ सबसे बड़ा जो अगर इंडस्ट्री है तो वो डिफेंस ही है। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये सब, और हमारा कंट्री एक हेवी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस है, मैन पावर है, और वो टेक्नोलॉजीज हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। तो हमारा कंट्री आसानी से भारत एक इस रीजन का इकोनॉमिक राइजिंग इकोनॉमिक पावर बन सकता है, और वर्ल्ड में भी। और ये एक सर्वेस के हिसाब से भी सामने आया है कि कुछ सालों के बाद इंडिया टॉप के 3 इकोनॉमीज में गिना जाएगा। तो ये ना कि सिर्फ जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट कंट्री के यूथ के लिए, उसके अलावा इकोनॉमी में भी जो एक ये फंड्स लेकर आता है, वो उससे भी सबसे बड़ा फायदा हमें इस बात से होगा कि हम लोग टॉप के जो कंट्रीज हैं जो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि उनके पास इतनी नीश टेक्नोलॉजीज हैं, वो उससे हम जाने जाएंगे। क्योंकि हमारी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एजेंसीज हैं कंट्री के अंदर, उनके पास ये बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि बाकी के देश बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि आकाश मिसाइल है, और कई सारी मिसाइल टेक्नोलॉजीज, ड्रोन, सोनार्स, इनमें बहुत सारे देशों ने, लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने इंटरेस्ट लिया है। तो ऑलरेडी डिफेंस के इक्विपमेंट को लेकर एक्सपोर्ट्स की तरफ इंडिया काफी बढ़ चुका है, और अगर पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेगा तो और भी आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, अगर आपसे जानना चाहें कि भारत का दबदबा तो बढ़ेगा, ये जो आज खबर आई है निकलकर सामने, जाहिर सी बात है कि इससे भारत का दबदबा बढ़ेगा। इसके साथ ही अग्नि मिसाइल जो है वो प्राइम कल जो है वो लॉन्च यहाँ पर की गई है। तो इन सब क्षेत्रों में भी भारत जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर देखें चीन और पाकिस्तान को भी देखें, जो जिस तरीके से दोनों मिलकर भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में ही भारत का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, ये दोनों देशों को किस तरीके से सीख लेने की जरूरत है? एक्चुअल मैं सुमन जी की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। अभी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की। भारतीय कंपनियां हथियार बनाएंगी, पड़ोसी देशों में बनाएंगी। तो सबसे पहली और अहम बात ये कि अगर पड़ोसी देश में हथियार बनेंगे, हमारे मित्र देश भले ही हों, भारतीय कंपनियां बनाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट किसे मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट वहां के स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। अब फायदा किसे होगा? फायदा कंपनियों को होगा। भारतीयों को क्या फायदा होगा? अहम सवाल ये भी है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, ये बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। सरकार कंपनियों के लिए किस तरह का प्रस्ताव दे सकती है, उन्हें किस तरह की छूट दे सकती है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सामने आना जरूरी है। दूसरी बात, अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करूं, भारतीय कंपनियां जाकर मध्य एशिया के देशों में हथियार बना रही हैं, तो AK सीरीज की हथियारों की जहां हम बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि AK सीरीज की मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन सबसे ज्यादा दुनिया में प्रचलित है। इसके बाद रशियन मैगजीन का काफी हद तक इस्तेमाल होता है, और तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो चाइनीज मैगजीन AK सीरीज के हथियारों में
क्योंकि सस्ती होती है, इस कारण उपयोग की जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय हथियार बनेंगे, उनकी गुणवत्ता कैसी होगी। अगर हम कम दाम में बेहतर गुणवत्ता वाले हथियार बना सकते हैं तो दुनिया भर में इन हथियारों का एक्सपोर्ट होगा और भारत का कहीं ना कहीं नाम रोशन होगा, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा और संभवतः भारत को भी बड़ा फायदा पहुंचे। इसलिए सवाल ये भी है कि मैगजीन की बैरल की गुणवत्ता क्या होगी, मैगजीन की अन्य जो सामग्री होती है, उसकी स्प्रिंग होती है, गेज होती है, टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, उनमें किस तरह की गुणवत्ता होगी हथियारों की, ये बात ध्यान करने वाली होगी। अगर कंपनियां बेहतर हथियार बनाने में सफल होती हैं तो हम हथियारों के एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभर सकते हैं और भारतीय कंपनियों के लिए ये एक बेहतर मौका है खुद को साबित करने का और देश का नाम रोशन करने का। अंशुल, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही। भारत के पास में बहुत अच्छा मौका भी है और उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर भी वो खरा उतरेगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही था कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत लगातार इसमें आगे बढ़ रहा है, अब चीन और पाकिस्तान की भी अगर देखें तो किस तरीके से उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि भारत सैन्य अपनी शक्तियां लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान समर्पण कर चुका है, पाकिस्तान समर्पण कर चुका है और पाकिस्तान के इस तरह के हालात नहीं कि वो भारत को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे। वो भारत से मदद की आस लगा सकता है। अगर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान भारत से मदद की आस लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, भारत के सामने गिड़गिड़ाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह असफल हो चुका है। उसे जहां से कर्ज मिल सकता था वो कर्ज बटोर चुका है। अब पाकिस्तान की हालात ये है कि उसे कोई कर्ज देने तैयार नहीं, रोजगार का बुरा हाल है, महंगाई चरम पर है और भी कई सारी ऐसी स्थिति है जिनसे पाकिस्तान टूट चुका है। और अब पाकिस्तान की जनता भी ये समझने लगी है कि सरकार उसका भला नहीं करने वाली, सेना उसका भला नहीं करने वाली, ISI उसका भला नहीं करने वाली। ये तीनों वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जनता को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो गलत नहीं होगा अगर मैं ऐसा कहूं तो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इतने वर्षों से जिस विदेश नीति का पालन करता रहा है, उस विदेश नीति का पालन करने से पाकिस्तान केवल हथियारों की होड़ में आगे निकल पाया है, अभी तक अपने नागरिकों को बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार बार ये बात साबित हो चुकी है और जल्द ही ये तस्वीर सामने आने वाली है कि पाकिस्तान की जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है आने वाले 5 सालों में। पाकिस्तान की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करने वाली है। और रही बात चीन की, तो चीन भारत से कभी झगड़ने वाला नहीं। चीन का दिखावा कुछ और है, यानी कि हाथी के दांत कुछ और है दिखाने के और खाने के दांत कुछ और है। तो चीन जो दिखावा करता है वो पूरा लफाजी के अलावा और कुछ नहीं। कभी गलवान घाटी में कुछ आगे सैनिक भेज देगा, कभी पीछे कर लेगा, तो ये केवल एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो भी मूल और मौलिक समस्याओं से अपने स्थानीय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हांगकांग जैसी समस्या से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हांगकांग की स्थिति पर चीन अभी काबू पा रहा है धीरे धीरे और भारत से चीन टकराने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले 3 से 4 वर्षों में चीन और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि छोटे छोटे स्तर पर चाइनीज चीजों का भारत में बहिष्कार की खबरें आपने भी देखी होंगी, हमने भी चाइनीज चीजों के बहिष्कार की खबरें देखी हैं। लेकिन जिन बहिष्कारों की खबरें हमने देखी हैं तो महज कुछ प्रतिशत की है। प्लास्टिक और लाइट चाइनीज व्यापार में महज कुछ प्रतिशत ही योगदान रखता है भारत और चाइना के बीच। जबकि बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो चाइना और भारत के बीच सरकारी स्तर पर व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, दोगुनी और चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो चाइना नहीं चाहता किसी भी मोर्चे पर आर्थिक नुकसान करना। अंशुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी सुमन जी और सौरभ जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हथियारों का हब अब भारत बनने जा रहा है। अब देश के बाहर भी हथियार बनाएंगी भारतीय कंपनियां। रूस के साथ एक नया करार यहां पर हो सकता है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को 2+2 में देश के बाहरी हथियारों के निर्माण को लेकर रूस और भारत में
सहमति बनी थी और दोनों देशों के बीच एक नॉन पेपर एक्सचेंज भी हुआ है, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में हथियारों के उत्पादन का प्रस्ताव यहाँ पर है। और इसके लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी और सारे देशों के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मीटिंग बुलाई गई थी, एक बड़ा प्रस्ताव भी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन भारत को किस तरीके से लाभ होगा, भारत किस तरीके से ये हथियार यहाँ पर बना पाएगा और कितना लाभ यहाँ पर ले पाएगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।